हाय एवरीवन, दिस इज रोहित एंड वेलकमिंग यू ऑल इन माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हमारे साथ है मिस्टर आकांश मौर्य सर, जो कि हमारे कॉलेज आईआईटी लखनऊ से 2021 में पास आउट हुए थे, हमारे एलुमनाई हैं। और वो अभी करेंटली आईआईटी मद्रास में रॉबर्ट बोश लैब में एक रिसर्च फेलो हैं। सो आज हम इस वीडियो में हमारा एक काफ़ी डीप डिस्कशन होने वाला है उनके साथ, जिसमें हम डीप लर्निंग के बारे में और उनके एक्सपीरियंस से, जो कि उन्होंने आईआईटी लखनऊ से रॉबर्ट बोश लैब आईआईटी मद्रास तक पहुंचे, तो उनके एक्सपीरियंस से हम काफ़ी सारी चीज़ें सीखने वाले हैं और जानने वाले हैं उनके एक्सपीरियंस से उनके ही साथ। सो बने रहिए इस वीडियो में और हम अभी सर को वेलकम करते हैं। तो सर, वेलकम टू अवर चैनल। और हमारी एक छोटी सी फैमिली है और मैं उनकी तरफ से आपको वेलकम करता हूँ इस चैनल पे। थैंक यू। सो सर, अभी आप थोड़ा सा अपने आप को बताइए सर, अपने बारे में। गुड विशेस टू यू। ओके, सो जैसे मेरा नाम आकांश मौर्य और मैंने अपनी जो एजुकेशन है वो बैचलर्स जो है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में करी थी और मैं 2021 का पास आउट हूँ। और मैं अभी रॉबर्ट बॉश सेंटर ऑफ डेटा साइंस एंड एआई में पोस्ट बैचलरेट रिसर्च असिस्टेंट के जॉब में काम कर रहा हूँ। और मैं फोकस कर रहा हूँ कि कैसे डीप लर्निंग का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं मेडिकल इमेजिंग में। सो सर, आपकी जो आपने यंत्रा में पार्टिसिपेट किया था, तो सर आपकी यंत्रा की जर्नी कैसी थी और उसका आपके करियर में क्या इम्पोर्टेंस रहा? यंत्रा, जैसे कि कुछ लोग को शायद ना पता कि यंत्रा क्या है, तो यंत्रा एक ऐसा कॉम्पिटिशन जो आईआईटी बॉम्बे ऑर्गेनाइज कराता है। मतलब असल में एक लैब का नाम है और बहुत सारे कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज करता है। एक उनका इनोवेशन चैलेंज है, उनका रोबोटिक्स कॉम्पिटिशन है, एम्बेडेड सिस्टम पर कॉम्पिटिशन है वगैरह वगैरह। तो यंत्रा का एक रोबोटिक्स कॉम्पिटिशन जिसका नाम है EYSC, और उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था 2019 में अपने दोस्तों के साथ। कुछ मेरे बैचमेट थे और एक मेरा जूनियर था। बैचमेट का नाम मतलब कौस्तुभ और आयुष था और एक जूनियर था जिसका नाम आदित्य था। तो हम लोगों ने पार्टिसिपेट करता है रोबोटिक्स कॉम्पिटिशन में। काम हमारा टास्क था कि कैसे हम लोग को एक ड्रोन को सिमुलेट करना है कि वो एक आर्टिफिशियल फ्लड अफेक्टेड रीजन में नेविगेट कर सके। तो ये हमारा काम था, उस मतलब ऑब्जेक्टिव था, और हमने पार्टिसिपेट करा उसमें। और हमने शायद 6 महीने के आसपास से कॉम्पिटिशन चलता है, तो हमने 6 महीने के अंदर 6 महीने पार्टिसिपेट करा, अक्टूबर से लेकर फरवरी तक। और मुझे याद है लगभग 1000 टीम्स के ऊपर पार्टिसिपेशन था और हम लोग फॉर्चुनेटली 5th पोजीशन पे आए थे। तो इससे हम लोग को फ़ायदा ये हुआ कि हम लोग को पहले तो हम लोग को एक रिकग्निशन मिला, और दूसरा एक ये चीज़ थी कि एक इंटर्नशिप मिली हम लोग को आईआईटी बॉम्बे में, जो कि बहुत कॉम्पिटेटिव होती है। और आईआईटी बॉम्बे नो डाउट एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है इंडिया में। तो एक प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट में इंटर्नशिप मिलना एक हमारे लिए अच्छा था। और इसकी इंपॉर्टेंस मेरी जर्नी में ये थी कि मेरे को एक इम्पल्स मिल पाया, इम्पल्स की एक रिसर्च डायरेक्शन मूव करना। ये मतलब मुझे लगता है सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस थी लाइफ में। सर, आईआईसी बेंगलोर की जो इंटर्नशिप आप ने की थी, तो सर यंत्रा से मतलब यंत्रा से उसका क्या कनेक्शन था सर, और उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। तो जब मैंने यंत्रा कॉम्पिटिशन होने के बाद फिर जहाँ पे आईआईटी बॉम्बे में इंटर्नशिप करा, तो वहाँ पे हमें रिसर्च इंटर्न कहा जाता था। तो मैं उस समय भी मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग पे काम कर रहा था। मेरा वहाँ पे काम ये था कि मेरे को असल में क्या था कि वो लैब कॉम्पिटिशन के साथ साथ कोर्सेज भी ऑर्गेनाइज करा करती थी। और कोर्सेज ऑर्गेनाइज करने के बाद क्या होता था कि स्टूडेंट के आईडी कार्ड्स उन्हें ऑथेंटिकेट करने होते थे, कि ये पता करना होता कि स्टूडेंट्स असल में स्टूडेंट्स ही हैं नहीं, मतलब कोई भी अपना आईडी कार्ड डाल सकता था वहाँ पे। तो ये पता करना कि वो स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज स्टूडेंट है वगैरह वगैरह। तो ये एक प्रोसेस था ऑथेंटिकेशन का। तो इसको हम लोग को ऑटोमेट करना था डीप लर्निंग की मदद से। तो मैं डीप लर्निंग से इंट्रोड्यूस हो गया था, वहीं पे थोड़ा मैं डीप लर्निंग का काम करने लग गया था। तो इससे यही हुआ कि मैं फिर जब मेरी इंटर्नशिप खत्म हो गई, तो मैंने यही सोचा कि मैं क्यों ना और प्रोसीड करूँ, कुछ उस चीज़ जगह काम करूँ जहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और डीप लर्निंग दोनों का थोड़ा मिक्सचर हो, थोड़ा इंटरडिसिप्लिनरी नेचर में काम हो। तो मैं जैसे कि मेरे को थोड़ा बहुत सिग्नल्स एंड सिस्टम और सिग्नल्स में थोड़ा इंटरेस्ट था, तो मैंने एक लैब तो मैंने रिसर्च करी और पर चला ISM एक लैब है जो कि सिग्नल्स पे काम करती है और साथ में मशीन लर्निंग पे काम करती है। तो इस तरीके से मैंने वहाँ पे अप्लाई करा और फॉर्चुनेटली मेरे को एक पोजीशन मिली। ये सर काफ़ी अच्छी बात लगी। और सर, आपकी जो जर्नी है सर आईआईटी से रॉबर्ट बॉश लैब आईआईटी मद्रास की, तो सर उसको आप थोड़ा सा बताइए सर, कैसी रही आपकी जर्नी और क्या फेलियर्स आपने, क्या मतलब जो हार्ड पॉइंट्स होते हैं, जो स्ट्रगल होता है, तो कुछ ऐसा बताइए सर।
स्ट्रगल तो एज सच मुझे जो लगता है वो ये रहता है कि थोड़ा अनऑर्थोडॉक्स होना मतलब कि जहाँ पे मैं एक ऐसे बैच में रहता हूँ जहाँ पे एक ऐसे इंस्टीट्यूट में रहता हूँ जहाँ पे हर एक बच्चे ये सोचता है कि मेरे को गेट की तैयारी करनी चाहिए, फिर मेरे को कैट की तैयारी करनी चाहिए। और उसमें मतलब ये बात कोई छुपाने वाली नहीं है कि हमारे इलेक्ट्रिकल में कम से कम 40 40 बच्चे तो 60 बच्चे के बैच में 40 बच्चे ऐसे होते हैं जो गेट की तैयारी कर रहे हैं। और उसमें आप ना करें गेट की तैयारी तो एक हल्का सा अनऑर्थोडॉक्स हो जाता है। और फिर उसकी जगह आप क्या कर रहे हैं तो वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है। ये डिसाइड करना कि क्या करना है क्या नहीं करना है, इसमें थोड़ा परेशानी होती है और थोड़ा सा मुझे लगता है स्ट्रगल है हल्का सा। तो ये एक चीज़ है। और उसके बाद इंटर्नशिप के लिए ट्राई करना, क्योंकि हम लोग ऐसे स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज है, हमारे ऊपर बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं। तो वहाँ के स्टूडेंट्स को ज़्यादा रिकग्निशन मिलता है, वहाँ के स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज होती हैं। तो स्ट्रगल का मामले में ये रहता है कि मुझे इंटर्नशिप में थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ा, पर ठीक है वो चीज़ हो गई कहीं ना कहीं, थोड़ा उसके लिए कॉन्फिडेंस डेवलप करना पड़ा। तो अ, मुझे तो कोई ऐसा बहुत ज़्यादा कोई किस चीज़ का महसूस नहीं होता स्ट्रगल का। सर सर जो आपका इंटरेस्ट था डीप लर्निंग में वो कैसे शुरू हुआ सर? मतलब आपने कैसे डीप लर्निंग की फील्ड को कैसे अच्छे से एक्सप्लोर करना शुरू किया, और जो भी आपने एक्सपीरियंस किया इस फील्ड के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। तो मेरे हिसाब से इसका मेन रीजन मेरे सीनियर्स से आता है। कुछ सीनियर्स थे और अदर ब्रांच के जैसे सीएस के, तो उन्होंने एक ऑर्गेनाइज करा था सेमिनार। जिस सेमिनार में उन्होंने डिस्कस करा था कि कैसे मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग टेक ओवर कर रही है दुनिया को, कैसे नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है। तो मैंने उस सेमिनार अटेंड करा और बस मैंने फिर वहाँ सोचा कि चलो कुछ करते हैं, मतलब लेट्स स्टडी अबाउट इट। तो एक ऑनलाइन वेबसाइट है जिसका नाम हम सब जानते हैं, उसका नाम है वेबसाइट कोर्सेरा। तो कोर्सेरा पे एक मैंने कोर्स स्टार्ट करा और एक बहुत फेमस प्रोफेसर एंड्रू एनजी नाम के, तो उनका मैंने कोर्स स्टार्ट करा। तो वो पहले 12 हफ्ते को मैंने कोर्स करा, तो मुझे अच्छा लगा। फिर मैंने सोचा कि चलो और करते हैं। फिर क्या बोलते हैं, जब मैं एक मेरे को मतलब मैंने स्टार्ट कर दिया करना तो बस से होती चली गई। फिर तो यही बस मुझे लगता है कि मतलब फिर मैंने वहाँ करा, फिर कोर्स करा। फिर मैंने सेकेंड ईयर के खत्म होने के बाद एक अनपेड इंटर्नशिप करी जो कि लखनऊ में मैंने करी थी एक स्टार्टअप में, उसका नाम था एस्ट्यूट रेजोल्यूशन समथिंग लाइक दैट। तो मैंने वहाँ पे थोड़ा काम करा था। तो उसके बाद फिर मैं यंत्रा के थ्रू फिर मैंने डीप लर्निंग पे काम करा, फिर आईएससी में काम करा, फिर उसके बाद एक और स्टार्टअप पे काम करा। तो ये सब काम चलता चला गया, फिर डीप लर्निंग में इंटरेस्ट आ गया क्योंकि काम में मिलने लग गया। तो सबसे बड़ी बात तो ये थी। यस सर। सर अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक नॉलेज सर और भी क्या स्किल्स हैं जो कि इस इंडस्ट्री में, रिसर्च इंडस्ट्री में सर्वाइव करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं? सबसे ज़्यादा तो मुझे लगता है कि नो डाउट कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ दूसरी स्किल ये मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि स्किल ऑफ नेटवर्किंग। जब मैं स्किल ऑफ नेटवर्किंग बोलता हूँ तो ये मेरा मतलब है कि मैं कैसे और लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ और कैसे उन लोगों से कांटेक्ट बना के रखता हूँ ज़्यादा दिनों तक। क्योंकि ऐसा होता है कि मुझे जैसे अभी भी ऐसा होता है कि मैं जब किसी में कुछ चीज़ें फंस जाता हूँ तो मैं अपने पुराने इंटर्न जो मेरे मेंटर्स से मैं उनसे फ़ोन करके बात कर लेता हूँ। तो एक ये भी स्किल्स है जो लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं। और जहाँ तक बात है कम्युनिकेशन स्किल्स की, तो वो ऐसा नहीं है कि आप कोई कोर्स ले लेंगे तो आपकी बन जाएगी। कम्युनिकेशन स्किल्स तभी बनती है जब हम ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट करते हैं। इसलिए मैं लोगों से बोलता हूँ कि जाओ बाहर इंटर्नशिप करो, और इंटर्नशिप नहीं तो लोगों से मिलो। कम से कम सिर्फ ऐसा अपने रूम पे बैठ के आप सोच रहे हैं कि आप बहुत महान बन जाएंगे, तो आई डोंट नो कि यार ये पॉसिबल है या नहीं। आपको इंटरेक्ट करना पड़ेगा और लोगों से, थोड़ा सोशल होना पड़ेगा आपको। यस सर। सर आप हायर स्टडीज़, अब्रॉड स्टडीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? हाँ, मैं हायर स्टडीज के प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो सर उसके लिए रोड मैप क्या है सर, अगर कोई स्टार्ट करना चाहता है ऐसा कुछ? तो हायर स्टडीज के लिए मैं रोड मैप ये बताना चाहता हूँ कि आपको थोड़ा अर्ली स्टार्ट करना पड़ेगा। अब हमारे यहाँ हायर स्टडीज के दो तरीके हैं इंडिया में, मतलब या तो आप इंडिया से हायर स्टडी करना है या तो अब्रॉड से। अब जब इंडिया से आप हायर स्टडी कर रहे हैं तो उसमें भी आपके पास दो ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन बहुत लोगों को नहीं पता होता है, बट मैं दोनों बताता हूँ। पहले तो यही है कि हम गेट की तैयारी करें। गेट की तैयारी करके हमारे पास IITs, ट्रिपल IITs और NITs, इनके पास इनमें जाने का ऑप्शन रहते हैं। इवन ISCs, इनमें हमारे पास एमटेक करने का ऑप्शन रहते हैं। और इनसे हम लोग को क्या होता है कि शायद 12,500 रुपीज़ की स्टाइपेंड मिलती है पर मंथ, तो वो भी एक अच्छी चीज़ है। तो पहला तरीका तो है, तो इसके लिए आपको गेट की तैयारी करनी पड़ेगी और अपने सब्जेक्ट्स कमांड होनी चाहिए वगैरह में।
दूसरा तरीका जो लोग थोड़ा लोग को कम पता है वो ये है कि आप अपना काम करते रहिए। आप अपनी जैसे आपको बहुत से जैसे मेरे केस में आपको डीप लर्निंग पे ही काम करना है, तो आप डीप लर्निंग पे काम करते रहिए। और जैसे आपका बीटेक खत्म हो जाए तो आप किसी लैब में काम करना स्टार्ट करें, IIT या IISc में। और वहाँ पे एक ये रूल होता है कि कोई भी जब आप किसी लैब में काम कर रहे हैं तो आपको प्रोजेक्ट एसोसिएट की जॉब मिलेगी एज एन इंट्रोडक्टरी जॉब। तो आप वहाँ पे जॉब करेंगे, कम से कम 6 महीने जॉब करने के बाद आपको लैब मास्टर्स की पोजीशन ऑफर कर सकती है, मास्टर्स या PhD की। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। नॉर्मल जैसे कि आपको 12,500 रुपीज़ की स्टाइपेंड मिलता है, ऐसे में अगर आप एज अ प्रोजेक्ट मास्टर्स होते हैं, शायद से प्रोजेक्ट मास्टर्स बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं आपको शायद 35,000 तक की स्टाइपेंड मिल सकती है पर मंथ की। तो ये एक अच्छा तरीका है इंडिया में ही अगर आपको मास्टर्स करना है। और क्योंकि कहीं बहुत बच्चों के लिए फीजिबल है कि अब्रॉड जाना सबके कहीं ना कहीं पॉसिबल नहीं है इकोनॉमिकली, और बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो मैं ये बोलता हूँ कि आप ये दोनों तरीके एक्सप्लोर करें। और रही बात अब्रॉड की, तो उसके लिए आपको एक थोड़ा और पहले स्टार्ट करना पड़ेगा। और पहले स्टार्ट करने से मेरा मतलब है कि आपको अपनी CGPA मेंटेन करनी पड़ेगी, अपनी फर्स्ट ईयर की CGPA, सेकेंड ईयर की CGPA, थर्ड ईयर की CGPA, मतलब ओवरऑल आपका ग्रेड अच्छा होना चाहिए। साथ में आपके प्रोजेक्ट्स, आपके रिसर्च वर्क और आपका रिसर्च पेपर पब्लिकेशन, इन सब पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। आपको ओवरऑल अपनी प्रोफाइल बनानी पड़ेगी। तो ये मैं लोगों को रिकमेंड करता हूँ। ओके सर। सो सर आपका मतलब हमारे कॉलेज की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सोसाइटी और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का सर आपकी करियर में और आपकी इस जर्नी में क्या इंपॉर्टेंस रहा सर, हमें थोड़ा सा बताइए। मेरे हिसाब से काफ़ी रहा। जैसे कि अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की बात करते हैं, वहाँ की फैकल्टीज़ की बात करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब मेरे फाइनल ईयर की प्रोजेक्ट की गाइड थी डॉक्टर शीतल शर्मा, तो इन्होंने कहीं ना कहीं मेरे को थोड़ी लिबर्टी दी थी कि मैं अपना टॉपिक चूज़ कर सकता हूँ। उनका शायद इतना रिसर्च इंटरेस्ट नहीं था मशीन लर्निंग पे, पर मैंने तब भी अपना जो फाइनल प्रोजेक्ट था मशीन लर्निंग पे ही करा था, क्योंकि मैं ये बात कहीं ना कहीं जानता था कि मेरे को आगे फायदा देगा। तो मैंने इसलिए रिक्वेस्ट करी और मैम ने इस बात के लिए एग्री करा। तो ये भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनका फेवर था मेरी तरफ। और रही बात और भी फैकल्टीज़ के लिए, तो कहीं ना कहीं सबने मदद करी, सपोर्ट करा है। और इवन अभी भी जब मेरे को लेटर ऑफ रिकमेंडेशन की जरूरत पड़ती है तो भी मेरे को अच्छा मतलब तो भी मेरे को ही मेरी फैकल्टीज प्रोवाइड करते हैं। तो ये एक अच्छा फायदा रहा। और रही बात ES की, तो मैं जैसे पहले ही बताया था कि कम्युनिकेशन स्किल्स, मैनेजमेंट स्किल्स, इंटरेक्टिंग लोगों से और आपका कॉन्टैक्ट बनाने का तरीका, तो ये एक कॉलेज में अगर आपको डेवलप करना है, कॉलेज इज बेस्ट प्लेस टू बिल्ड ऑल दिस थिंग्स। तो अगर आपको डेवलप करना है तो आपको अपनी सोसाइटी में पार्ट करना, और उसमें कैसे आप कैसे छोटे छोटे काम कर सकते हैं। फॉर से आपको एक सेमिनार ऑर्गेनाइज कराना है, तो सेमिनार ऑर्गेनाइज कराने की आपकी डिटेल्स होनी चाहिए, कि मतलब क्या क्या जरूरत पड़ सकती है, कि आप अच्छा बच्चे आएंगे तो कहाँ बैठेंगे, और मतलब बहुत छोटे डिटेल्स, उनको कैसे हम लोग इंगेज रखेंगे, हमारा जो स्पीकर आएगा वो कहाँ बैठेगा, और उसके लिए हम लोग क्या अरेंज कर रहे हैं। वैसे आप छोटी चीज़ों पर सोचने जाते हैं तो आपको कहीं ना कहीं एप्टीट्यूड बढ़ता है, आपको मैनेजमेंट स्किल्स बढ़ती हैं, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप बेटर बनते हैं पहले से। तो ये सब चीज़ें मुझे लगता है ES में बहुत अच्छा रहा मेरे को, क्योंकि मैं तो उस समय था जब मैं मेरे सीनियर्स हम लोग ES को स्टैब्लिश कर रहे थे, मतलब वापस हम लोग स्टार्ट कर रहे थे। तो ये सब चीज़ें करने में मेरे को तो बहुत अच्छा लगता था, मज़ा आता था, कहीं ना कहीं सीखने को काफ़ी मिलता था, अपने सीनियर से भी काफ़ी इंटरेक्शन होता था उसमें। तो ये सब चीज़ें मुझे लगता था अच्छा। यस सर। सर एक फाइनल क्वेश्चन हमारा ये है कि अगर सर हम अपने जूनियर्स के लिए सर एक ऐसी सलाह, मतलब कुछ ऐसी सलाह या ऐसे पॉइंट्स जो कि उन्हें ध्यान में रखने चाहिए अगर वो अपनी जर्नी ML या डीप लर्निंग में एक्सप्लोर करना चाहते हैं, सो सर उनको आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे? मैं ये बोलूँगा कि आप किसी न किस तरीके से स्टार्ट करें अपना जर्नी, और उस जर्नी के लिए स्टार्ट करने के लिए मैं आपसे बोलूँगा कि आप अपने मैथमेटिकल बैकग्राउंड पे ज़्यादा ध्यान दें। मतलब कि आपको सिर्फ डीप लर्निंग कोडिंग के लिए नहीं सीखनी, और अगर आप रिसर्च ओरिएंटेड काम करना चाहते हैं तो आप सिर्फ डीप लर्निंग को कोडिंग के लिए ना समझें, उसके लिए आप अपने मैथमेटिकल फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करें। आप स्टार्ट कर सकते हैं एंट्री कोर्स है, क्योंकि वो थोड़ा अच्छा कोर्स आपको अच्छा इंट्रोडक्शन देगा, और आप एंट्री के ही बहुत सारे कोर्स करते रहिए। फिर धीरे धीरे आप NPTEL के कोर्स पे आए, और अच्छी बात यह है कि आपको जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सब फ्री मिल जाएंगे, कोई आपको पे करने की जरूरत नहीं कहीं पे। आपको कोर्सेरा पे कोर्स करना है जो कि फ्री, मोर और लेस फ्री होता है। उसके बाद आपको NPTEL पे कोर्स करना है, उसके लिए अच्छी बात है कि हमारा इंस्टीट्यूट हम लोग को पे कर देता है उसके लिए। और इवन NPTEL के कोर्सेज शायद यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल है। तो आप ये सब करेंगे तो आपको एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड मिल जाएगा आपको आगे पढ़ने के लिए, और फिर आप अपनी आप खुद की डायरेक्शन भी चूज कर सकते हैं।
और रही बात आप, मैं और भी लोगों से रिकमेंड करता हूँ कि वो जैसे अपना काम करें तो प्रोजेक्ट्स के लिए देखें कि वो कहाँ पर अपने नॉलेज को अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए भी ज़रूर देखें, वो इंटर्नशिप के थ्रू हो सकता है या फिर खुद आप 3-4 लोग दोस्त मिलके एक प्रोजेक्ट करें या फिर जूनियर से साथ मिलके करें। तो ये भी अपने खुद की फैकल्टी से बात करके ट्राई करें, तो ये एक अच्छा तरीका होगा जर्नी को स्टार्ट करने। ओके सर, थैंक यू सर। आपने सर काफ़ी सारी अपने एक्सपीरियंस के साथ जो बातें शेयर की हैं सर, मुझे तो पर्सनली काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली और मैंने चीज़ें नोट डाउन भी कर ली हैं। और सर काफ़ी मतलब आप इस वीडियो को सर हम अभी यहाँ पर ख़त्म करते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें सर हमें सीखने को मिली और आपने काफ़ी अच्छी तरीके से अपने एक्सपीरियंस के थ्रू हमें आंसर करने की पूरी कोशिश की। और सर ये जो वीडियो है सर वो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को हेल्प करेगा और जो हमारे आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जो अब आने करंट बैच से पास आएंगे, जो नए स्टूडेंट्स आएंगे, उनको भी ये वीडियो हमेशा हेल्प करता रहेगा। तो सर थैंक यू सर, आपने अपना थोड़ा सा प्रीशियस समय हमें दिया, जिससे काफ़ी सारी चीज़ें हम सीख पाए और जान पाए और हम अपनी जर्नी में उसे इंकलकेट कर पाएंगे। तो थैंक यू सर। और सर आप जाते जाते सर कुछ और अगर कहना चाहें तो 2 वर्ड। थैंक यू रोहित कि आपने ऐसा इनिशिएटिव लिया जिसमें आप अपने सीनियर से बात कर रहे हैं जो कि थोड़े से अनऑर्थोडॉक्स, मैं वापस वही शब्द इस्तेमाल करूँगा कि थोड़ा अनऑर्थोडॉक्स थे। तो अच्छी बात है, मुझे अच्छा लग रहा है कि ईएस और आपने ये इनिशिएटिव लिया। दैट्स इट, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर, काफ़ी अच्छा लगा सर आपसे बात करके। सर आप और हम अपनी कम्युनिटी की तरफ से और अपने जितना भी हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का परिवार है, हम चाहेंगे सर आप अपनी लाइफ में आगे और भी अच्छी चीज़ें और नई अचीवमेंट्स एक्सप्लोर करें और जो भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं अब्रॉड के लिए सर, वो सारी चीज़ें आप अचीव कर पाएँ सर, हमारी ऐसी कामनाएं रहेंगी। तो सर बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फर्दर जर्नी। थैंक यू वंस अगेन रोहित। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर फॉर बीइंग विद अस।